टॉर्चर्ड हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो आपके साथ जुड़ेंगे। ऐसे भी लोग जुड़ेंगे जो इसमें रुचि रखते हैं या उनको लगता है कि हमको सोशल वर्क करना चाहिए, उनको भी जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वही हमारे हैंड हो, हमारे ईमान। ऐसे लोगों को भी हमको साथ लेना चाहिए। और जब हमारी ताकत पूरे जिले में फैलेगी, हर जिले में ऐसे लोग हजारों की संख्या में होंगे, 500 200 की होंगे, उसके बाद हमको एक बहुत बड़ी विस्तारित रैली या मीटिंग स्टेट पे करना पड़ेगा, जिससे उसकी आवाज जो हमारी जाए। तो इन तमाम चीजों के लिए हमको जो है टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जनता आपके साथ नहीं जुड़ेगी तब तक कोई काम नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। स्टेट वर्सेस रामधारी 353 का मुकदमा है, 18 साल से चल रहा है। पुलिस वाले दो भाइयों के झगड़े में गए थे, वो आदमी सही था रामधारी, उसने विरोध किया, उसको मारा नहीं पुलिस वालों ने और 353 में चालान भी कर दिया। अब वो बेचारा जो है मजिस्ट्रेट का, हमने कहा कि ये गरीब आदमी लैंडलेस आदमी है, ये पुलिस से लड़ सकता है क्या? 18 साल से चल रहा है, अभी उसका मुकदमा खत्म नहीं हुआ। हर मजिस्ट्रेट कहता है मैं तो अभी नया आया हूँ, 2 महीना हुआ है, जरा कुछ देर और मिलती दीजिए, मैं देख लेता हूँ। और 18 साल से बेचारा लड़ रहा है। अब आप सोच सकते हैं, और वो बंद था, यहाँ वो मजिस्ट्रेट होगा, एडीजे रामराज राम कानपुर नगर में होगा। मैंने उससे कहा, उसकी बेल के बारे में बात आई, कोई जमानतदार मिल नहीं रहा था। हमने कहा कि जब कानून ये कहता है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट, आप इसको छोड़ सकते हैं विदाउट सिक्योरिटी या विद सिक्योरिटी, तो आप क्यों नहीं इसको विदाउट सिक्योरिटी छोड़ देते, उसका पर्सनल बॉन्ड लेकर के? ये कानून में आपको अधिकार, आपने तो सब लोगों ने जितने भी लाइए सामने पढ़ा होगा, इट इज ये विद और विदाउट सिक्योरिटी है और सेटिस्फैक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट है। मैंने कहा ये लैंडलेस है, इसको जमानतदार नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसको क्यों नहीं छोड़ देते भाई, पर्सनल बॉन्ड ले लीजिए। तो उसने कहा साहब बहुत सही आप कह रहे हैं, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूं, कोई नहीं करता, मैं कैसे कर दूं, लोग यही कहेंगे कि इन्होंने कर दिया। तो इस चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे, कोई नहीं करता, मैं कैसे कर दूं। तो ये तमाम चीजें हैं, और कानून जान करके प्रैक्टिस करके बड़ी बड़ी कोठियां बना लेना, बहुत बड़ा वकील हो जाना, ये एक बात है। कानून पढ़ करके परिवार की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए अगर जो लॉयर काम करता है, उससे वो बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं जज बहुत बड़ा है, बहुत ये तो जज बड़ा ईमानदार है। मैंने कहा जज ईमानदार है, इसमें क्या बड़ी बात है? ईमानदारी के लिए ही तो उसका अपॉइंटमेंट हुआ, और आप कहते हैं बहुत बड़ा ईमानदार है, तो इसका क्या मतलब है कि इसको कुछ चोरी करने का छूट है? क्या कोई छूट उसको मिली है? अगर नहीं मिली है तो आप उसकी तारीफ क्यों करते हैं? एक वकील जो अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस में कम से कम हजारों लोगों की निस्वार्थ सेवा करता है, उसको कोई माला नहीं पहनाता है। जब वो रिटायर होता है, हजारों लोगों का बिना पैसे का मुकदमा करता है, लेकिन एक जज अगर एक दिन की तनख्वाह उसकी कट जाए तो हंगामा कर देता है, वो वेतन भोगी है। वो एक वकील से बड़ा जज कैसे हो सकता है, जिसने समाज के लिए एक दिन की तनख्वाह नहीं दिया, एक महीने की तनख्वाह नहीं छोड़ा, उसके बाद उसको आप सम्मानित करते हो। और वकील जो आपके बीच का है, वो निस्वार्थ सेवा करता है, उसको सम्मानित करने की कोई बात नहीं आती है। तो हमारा अपना मानना है
इस देश को जिस तरह से आजाद कराया वकीलों ने, उसी दूसरी आजादी के लिए कारपोरेट जगत से लड़ाई लड़ने के लिए, हिंदुस्तान के पूंजीपतियों से लड़ाई लड़ने के लिए, गरीबों, बेसहारा, दलितों और मजलूमों की सत्ता को लाने के लिए, उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं उसको खत्म करने के लिए वकीलों को दूसरे आजादी की लड़ाई के लिए अपनी कुर्बानी देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत से वकील सामने आएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि समय कम है, मैंने बहुत समय भी ले लिया, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूं। अपनी बात समाप्त। बहुत सुंदर आपने कहा। ये अलग बात है कि समय हो जाता है बातचीत रखते हुए, लेकिन समय की बाध्यता और संचालन का दायित्व, इसमें कहीं न कहीं हमें मजबूर होना पड़ता है कि हम आपको बीच में टोक दें। इसके लिए मैं आपसे निजी तौर पर क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच राकेश पांडे जी साथी बैठे हैं, वो अपनी बात रखें, और मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि कृपा करके संक्षेप में रखें। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है और तमाम जो आम जनों की समस्याएं हैं उनके वेलफेयर के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं। 10 मिनट। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने शहर में, अपने प्रदेश में इस तरह का एक नेटवर्क बन रहा है कि हम लोग ह्यूमन राइट्स के सवाल पर कुछ अच्छा अपने जनपद में, अपने प्रदेश में कर सकें, ऐसा प्रयास शुरू हो रहा है। मैं श्रमिक भारती नाम की छोटी सी संस्था जो इस शहर और जनपद में काम करती है उससे हूँ। हम लोग कुछ छोटे छोटे काम कर रहे हैं विकास के। सीधा हमारा इस तरह के विषय पे बहुत कोई लंबा अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे एक पैटर्न रेस होती है, ये उस तरह का सा मामला है कि कोई रचना के काम में लगा है और कोई संघर्ष के काम में, और दोनों एक दूसरे के सहयोगी और पूरक हैं। हम लोग जो तमाम काम करते हैं, हम लोगों ने कानपुर शहर में, केवल शहर की मलिन बस्तियों की बात करें तो लगभग 10,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में जुड़ी हुई हैं और वो छोटी छोटी बचत करती हैं, कर्ज लेती हैं, कुछ काम धंधे करती हैं। कई बार हम लोगों को बड़ी खुशी होती है जब वो बताती हैं कि हमारी आमदनी बढ़ी है, हमने अपने आदमी को ये काम करा दिया है, लड़के को ये काम करा दिया है। लेकिन मन बहुत कचोटता है जब वो बताती हैं, लेकिन जो बेटी की शादी करी थी वहां ये दिक्कत आती है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह के संगठन बन रहे हैं तो आगे मिल करके हम लोग इन सवालों पर या इस तरह के दूसरे सवालों पर भी और अच्छा काम कर सकेंगे। हमें भी, हम लोगों को कई साल से ऐसी इच्छा थी कि महिलाओं के जो कानूनी हकूक हैं उनसे जुड़ करके कुछ बेहतर किया जाए। हम लोग खेती पर काम करते हैं और आज हमारी जो खेती हो रही है उसमें बहुसंख्यक बीज जो प्रयोग हो रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं। बहुत कम रिसर्च से, बहुत कम उनके क्या हमारे समाज पे, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहे हैं, इन पे बहुत कम जानकारी के बावजूद वो हमारी प्लेट तक पहुंच जाते हैं। कानून इसमें क्या कर सकता है, कैसे इन चीजों से जुड़ा जाए, ये तमाम सवाल मेरे मन में उभर रहे थे जब मैं यहाँ बैठा सोचता था। तो आगे आने वाले समय में मिल करके जो कुछ हो सकेगा हम करना चाहिए। एक और चीज हम लोग कर रहे हैं
हमारी सरकार जो भी फ्रेमवर्क हम लोगों को उपलब्ध कराती है वो हमेशा विकलांग लोगों का है। सोसाइटी एक्ट के तहत अगर हम लोगों को काम करने का हम लोगों ने तय किया है और उसमें करते हैं तो समाज को जागरूक करने का काम करने के लिए बहुत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, ग्रांट्स उपलब्ध हैं। जागरूक करिए, लेकिन जागरूकता के बाद संघर्ष करना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो अगर चालू हो जाता है तो आप जो सोसाइटी एक्ट है उसके तहत कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। इसी तरह से अभी हाल में 2006 में भारत सरकार ने एक पॉलिसी जारी की है कि रेडियो वेव्स जो हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं और समाज अपने छोटे रेडियो स्टेशंस लगा सकता है, इसको सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहते हैं। हम लोग भी एक रेडियो स्टेशन लगाने जा रहे हैं, उसकी लाइसेंस की प्रक्रिया हमारी लगभग पूरी होने पर है। कानपुर देहात जनपद के मैथा ब्लॉक में शोभन मंदिर काफी मशहूर है, उससे लगभग 1.5 किलोमीटर है। बैरी दरियाव नाम का एक गांव है, वहां पर हम लगा रहे हैं, स्टेशन बना लिया है, टावर लग रहा है इस समय और ट्रांसमीटर खरीदने के लिए हमारी टीम गई हुई है। 28 अगस्त को उसका ट्रायल ब्रॉडकास्ट हम लोग शुरू करेंगे श्रमिक भारती। और ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, ये FM रेडियो की तरह से जिसमें केवल बॉलीवुड का मसाला सारा दिन चलता है वो नहीं है। समाज के मुद्दे, लोगों का कल्चर, लोगों के लोकगीत, लोगों की समस्याएं, लोगों के विषय उसमें लिए जाने हैं। लेकिन उसके बीच में बाधा यह है कि समाचार नहीं हो सकता, कॉन्टेम्परेरी कोई इश्यूज नहीं लिए जाने चाहिए। इस सब के बीच में ये एक अच्छा, हमको फिर भी इन सीमाओं के बीच में एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। राधा जो इसको देख रही है हमारे यहाँ से, यहाँ कल से उपलब्ध हैं, आई हुई हैं, सीख रही हैं और जानने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे उस रेडियो के प्लेटफॉर्म को कानून की बातों के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। कैसे हम इसमें जुड़ करके जो 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के रेडियस का एरिया वो रेडियो स्टेशन कवर करेगा, 2-2.5-3 लाख की आबादी को कवर करेगा, उसके बीच से इस तरह के अगर मुद्दों को लिया जा सके तो कैसे हो सकेगा, मिलजुल करके कैसे आगे इसकी कुछ रणनीति बनाई जाए। इससे हमारा ये आग्रह रहेगा, इसमें हम भी शामिल हैं आपके साथ। मुझे बार बार जो है कहा जा रहा है कि खाने का प्रबंध हो गया है, तो निश्चित तौर पे हम भी चाहेंगे कि वो और ज्यादा जो है वैसा ना हो, ठंडा ना हो। लेकिन इस बीच हमारे बीच एक साथी आए हुए हैं, संजय सिंह, मैं उनसे चाहूंगा कि वो आवे और में अपनी बात कहें, फिर उसके बाद हम लोग जो है लंच लेंगे और उसके तत्काल बाद ये जितनी जल्दी हो सके आज लंच का समय हम लोग थोड़ा कम कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद की जो बहुत सारी बातचीतें हैं वो जारी रखती हैं कार्यशाला में, जनहित याचिकाओं के बारे में, सूचना का अधिकार और प्रिजनर्स के राइट के बारे में। हमारे सीवेज वर्कर्स, जो आप सभी लोग जानते हैं कि कानपुर में एक जनरल रूटीन सा हो गया है कि सीवेज वर्कर्स काम करते हुए मर गए और कई बार तो ठेकेदार उनको गायब भी कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और फिर बाद में जो बार बार लगातार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक इस तरीके के केंद्र स्थापित किए जाएं, एक यूनिट ऐसी स्थापित की जाए, इकाई बने हर जनपद में, जहाँ से कि लोगों को लीगल असिस्टेंस मिल सके। इसकी योजना भी हम लोग अपने अंतिम सत्र में बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि संजय सिंह जी आए और संक्षिप्त में अपनी बात करें, ताकि लोग फिर उसके बाद खाने का स्वाद ले सकें। मंच अयोध्या में और सभागार में उपस्थित
समस्त निश्चित तौर से मित्रों, लंच के समय बातचीत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं कोशिश करूंगा कि समय के अंदर ये बात करूं। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि शायद जिस समय ये आज ये सम्मेलन आयोजित हुआ है उस समय पूरे देश में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस समय जो दुनिया में जो थोड़े से पढ़ने लिखने और जिज्ञासु टाइप के साथी जन हैं, एक बहुत अजीब सी खामोशी पूरे समाज में आई हुई है। तो मुझसे पहले मुझे लगता है कि वक्ताओं ने उसका जो जिक्र किया, और उस खामोशी के पीछे ही मैं बात करना चाहूंगा कि आखिरकार ये सब और इस सब के बीच में जितनी बातें की जा रही हैं, इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिसका औचित्य ना हो, उसके औचित्य के सवाल के ऊपर तो कोई बात नहीं करनी चाहिए। सीधे तौर पे अगर देखें तो निश्चित तौर से अगर हम समाज का एक बड़ा तबका जो निरंतर तौर से तमाम सारी नीतियां, कुनीतियों के कारण लगातार रूप से खासतौर से वो तमाम तरह के शोषण का शिकार हो रहा है, उस शोषण में जो एक सबसे बड़ा शोषण है जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि जो हम जिसको लीगल सपोर्ट के नाम पे कहते हैं, आज चाहे किसी भी तरह की बात अगर हम कहें, निश्चित तौर से अगर हम देखते हैं तो एक बड़ा तबका है जो न्यायिक पक्ष से बिल्कुल उदास होता चला जा रहा है। गांव में आदमी की अब लगातार ये इच्छा होती जा रही है कि रिपोर्ट लिखाने से कुछ होगा नहीं, अदालत में जाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अदालतें प्रायः उनका काम करेंगी जो पैसे वाले हैं और उनके संदर्भ में बात करेंगे। तो मैं सीधे संदर्भ में जो ह्यूमन लॉ नेटवर्क के ह्यूमन राइट नेटवर्क के साथी, क्योंकि मैं भी उस का हिस्सा हूं और यहाँ पर जो विद्वान साथी हैं, एक जो सबसे बड़ा जो चुप्पीकरण की एक संस्कृति समाज में है, इसको तोड़ने की बहुत बड़ी आवश्यकता है अगर हम तोड़ पाए। दूसरा एक जो और बड़ा एक काम हुआ है जो बहुत साइलेंट ढंग से किया गया है, और उसके पीछे का बड़ा कारण कि जितनी भी बातें हो रही हैं, इन सब के पीछे इस देश में समझदारी के साथ आंदोलनों की अगवानी न करने का हस्र अभी हमने पिछले 15 दिनों पहले देखा कि उससे गांव-गांव में लड़ी जाने वाली लड़ाई, जो कोई अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा था, कोई उस गांव में अपने हितों की लड़ाई लड़ने रहे थे, कोई वहां पर चाहे वो हिंसा हो, जाति हिंसा हो, ये सारी लड़ाइयां आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में एक वातावरण जो बना है वो सामाजिक आंदोलनों के खिलाफ और बना है। हर राजनेता अब सीधे तौर पे कहने लगा है कि जब एक इतना बड़ा आंदोलन कुछ कर नहीं पाया है तो कैसे कर पाओगे। मेरा एक पुलिस के एक अधिकारी से परसों नरसों बात हो रही थी, बोले भाई साहब बहुत ही अच्छा हो गया आपने, क्यों? बोले बड़े धरने वरने होते थे, अब हम सीधे कहने लगे हैं कि अन्ना जब कुछ उखाड़ नहीं पाए तुम क्या करोगे। मतलब बड़े सीधे ढंग से उन्होंने बात को जिक्र किया, और मुझे उसके बाद मेरे मन में आया और मैंने उसके बाद सोचा कि मैं एक संपादकीय जरूर लिखूंगा, इससे लाखों लोगों की, करोड़ों असंख्य लोगों की जो अधिकार और छोटी छोटी लड़ाइयां थी वो सारी लड़ाइयां खत्म हो गई। मुझसे पहले किसी विद्वान वक्ता ने कहा था कि जब तक इस देश के अंदर समझदारी के साथ चीजों को नहीं बढ़ाया जाएगा, और मुझे फिर से लग रहा है कि हम सबको अगर जितने भी छोटे बड़े पैमाने पे अगर कुछ कर पाते हैं तो लोगों को अंदर, चाहे वो नौजवान हो या फिर नौजवानों के साथ में और गरीब कमजोर हाशिए पे गए लोगों के बीच में, उनके समझदारी के बढ़ाने का काम करना चाहिए। धीरे धीरे एक पार्टियों का जो इतिहास था वो हम सब जानते हैं कि आज वहां भी विमर्श के रास्ते बंद हो गए हैं, उस तरह की चर्चाएं हो नहीं रही हैं। सभी जगह कम समय में आगे बढ़ने का जो होड़ है और बड़ा होने की जो एक होड़ आ गई है, इसके चलते हमें लगता है कि हमें अपनी भूमिकाओं को बढ़ाना पड़ेगा। बड़ी माफी के साथ कहता हूं, मैं भी उस सामाजिक संगठनों के साथ आता हूं, एक संस्था के साथ आता हूं, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा अगर किसी ने नुकसान किया तो एनजीओ से इस देश का सबसे बड़ा नुकसान किया। और आज नहीं कल ये देश इस बात को स्वीकार करेगा कि इस देश का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किया तो सबसे ज्यादा, क्योंकि हम सब ने बिना समझे चीजों को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, बहुत सारी चीजों के बीच में बेवजह के मुद्दों पे अपनी ऊर्जा लगाई, और आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आज हम देखते चले जा रहे हैं किसी भी एनजीओ की औकात नहीं कि वो अपने राजनीतिक क्षेत्र में 10,000 वोट भी ट्रांसफर करें। हम बात करते थे सामाजिक आंदोलनों की, बहुत सारी बात करते थे, आज हम देख रहे हैं कि हम समिट के इतने रह गए।
सब अपने अपने जगह पर अपना अपना मुद्दा लेके घूम रहे हैं। जो असल मुद्दे थे इस देश के वो निरंतर तौर से चर्चा से गायब होते चले जा रहे हैं और वही एक कारण है कि आज हम चाहे वो वैधानिक पक्ष कहें या फिर हम लीगल लड़ाई की बात करें, ये सारे मुद्दे लेके अब कहां पे लोग टिक गए, बोले अब हम जनहित याचिका करेंगे। मान लीजिएगा एक जनहित याचिका हो भी जाती है, जज साहब सम्मानित माननीय जज साहब हमारे पक्ष में फैसला भी दे देते हैं, लेकिन उसके क्रियान्वयन का असर कैसे होता है? उदाहरण के बाद एक बात मैं खत्म करना चाहूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि बुंदेलखंड के इलाके में जहां सबसे ज्यादा माइंस का काम होता है कि 5 एकड़ से अधिक के पट्टे के ऊपर पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी लेनी पड़ेगी। मैं बहुत उदाहरण के साथ इस कोट करना चाहता हूं। और उसके बाद में अचानक से जब ये आया कि पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी लेनी पड़ेगी, पर्यावरण मंत्रालय एनओसी देने के लिए साधारण तैयार नहीं होता। आज आप असर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश किया और उस आदेश के बाद सत्तारूढ़ दलों से लेकर सारे दलों के बीच में एक होड़ लग गई कि इसके चलते MM11 की रसीद बन नहीं सकती। अरबों रुपए की बालू सीधे के सीधे तौर पर सत्ताधारी दलों द्वारा बेची जा रही है। कानून मतलब एक रेवेन्यू जो आ रहा था उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण जो राज्यों को मिलने वाला था, जो पढ़ाई और अस्पतालों के काम में आता, वो आज वो पैसा किसके पास है? आखिरकार इस तरह के कानून के साथ जो जजमेंट आ रहे हैं निश्चित तौर से वो जनहित से कोसों दूर, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि वो स्थानीय तौर से लेके नीचे से लेके और ऊपर तक